नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में बात आज आफत और राहत की। देवभूमि उत्तराखंड में हो रही आफत की बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और इस आपदा में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केदारनाथ और टिहरी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है और इस बीच भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित हो रहा है। हजारों लोग रुद्रप्रयाग के अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 6000 से अधिक यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि अभी भी कई हजार लोग अलग अलग स्थानों में फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस घटना पर केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। पीएमओ कार्यालय से लगातार पल पल की अपडेट ली जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री धामी से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी साझा की और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए एयरफोर्स का चिनूक और MI-17 भी लगाया गया है। इन सब के बीच विपक्ष ने सरकार पर समय रहते कोई तैयारी न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पहाड़ में कैंप कार्यालय लगाकर पहाड़ से कार्य करने की सलाह दी है। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि ना मंत्री और ना ही अधिकारी इस दैवीय आपदा के बावजूद कार्य करने को राजी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पहाड़ में रहने से अधिकारी और नेता भी पहाड़ चढ़ेंगे और पहाड़ की परेशानियों को समझकर कार्य करेंगे। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह बादल फटने से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस आपदा में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केदारनाथ और टिहरी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। इस बीच भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित हो रहा है। हजारों लोग रुद्रप्रयाग के अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 6000 से अधिक यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि अभी भी कई हजार लोग अलग अलग स्थानों में फंसे हुए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मैं पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धनी से मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं डिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल्स शेयर करें और आपके सभी जितने भी यात्री हैं हम सभी सुरक्षित हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया में प्रसारित ना करें। नेपाल के चितवन जिला से हम कल शाम को यहाँ आए। आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह NDRF की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ से लौट आए। प्रशासन लगी हुई है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही है प्रशासन। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग रास्ता अपना बंद करके फिर हम लोग बद्रीनाथ की तरफ निकल रहे हैं। के दर्शन होकर आए थे, हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुँच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया।
और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा पर केंद्र भी नजर बनाए हुए है। पीएमओ कार्यालय से लगातार पल पल की अपडेट ली जा रही है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए एयरफोर्स का चिनूक और MI-17 भी लगाया गया है। इन सब के बीच विपक्ष ने सरकार पर समय रहते कोई तैयारी न करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पहाड़ में कैंप कार्यालय लगाकर पहाड़ से कार्य करने की सलाह दी है। कांग्रेस का आरोप है कि न मंत्री और न ही अधिकारी इस दैवीय आपदा के बावजूद कार्य करने को राजी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पहाड़ में रहने से अधिकारी और नेता भी पहाड़ चढ़ेंगे और पहाड़ की परेशानियों को समझकर कार्य करेंगे। वहीं भाजपा का दावा है कि सभी कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा उत्तराखंड दैवीय आपदा से दहल रहा है। जगह जगह अब दैवीय, पूर्व से लेकर पश्चिम तक दैवीय आपदा आई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपदा है। आप हरिद्वार जनपद की देख लीजिए क्या हालत है, उधम सिंह नगर की देख लो क्या हालत है, धारचूला में आपदा है, आप देखिए मोरी में भी आपदा आई है। आप टिहरी जनपद के हाल देख रहे हो, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली के हालात बहुत ख़राब हैं और सरकार कतई दैवीय आपदा के प्रति संवेदनशील नहीं है। अकेले मुख्यमंत्री जी उलझ रहे हैं, मुख्यमंत्री के कोई मंत्री साथ में नहीं है, प्रभारी मंत्रियों को कोई मतलब नहीं है, प्रभारी सचिवों के लिए आदेश निकालना पड़ रहा है कि उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अच्छी बात होती मुख्यमंत्री जी इस दैवीय आपदा के समय में अगर गैरसैंण में अपना कार्यालय बनाते, पर्वतीय क्षेत्र में अपना कार्यालय बनाते, कैंप कार्यालय खोलते, वहीं बैठते, वहीं से सारी व्यवस्थाएं करते, तो मैं समझता हूँ वहाँ से काम त्वरित गति से होता। रूप से मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2013 की आपदा आई थी तब कांग्रेस उत्तराखंड राज्य के अंदर थी और देश के अंदर सबसे बड़ी त्रासदी थी केदारनाथ की त्रासदी। लगभग 72 घंटे तक सरकार को पता नहीं था कि क्या स्थिति है आपदा की। और आज आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रात के 2 बजे जखनाली टिहरी में आपदा आती है और मुख्यमंत्री 9 और 10 बजे वहाँ पर स्पॉट पर पहुँच जाते हैं। इससे बड़ी संवेदनशीलता कुछ नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार आपदा के बारे में संवेदनशील है, मैं कांग्रेस पार्टी को सलाह देना चाहता हूं कि वो नौटंकी न करे, उनका ध्यान केवल राजनीतिक यात्राओं पर है। इस समय जब प्रदेश में लोगों की जान जा रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आई इस दैवीय आपदा ने एक बार फिर 2013 की केदारनाथ त्रासदी की याद दिला दी है। इस बीच राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने एक और जहां पहले से कोई तैयारी न करने का आरोप लगाया है, तो वहीं मुख्यमंत्री से पहाड़ से सरकार चलाने की भी मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री विपक्ष की सलाह को मानेंगे या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, जो हालात देवभूमि में बनते हुए नजर आ रहे हैं वो वाकई त्रासदी को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2013 में 10,000 लोगों की जान त्रासदी में गई थी और वो मंजर शायद अभी तक कोई भूला नहीं, क्योंकि 2004 में एक लापरवाही बरती गई और उसी का नतीजा था कि 2013 में इस तरीके से त्रासदी सामने आई। क्योंकि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, यानी कि कागजी आंकड़ों को भी लोग आस्था में मानने को तैयार नहीं होते और उस त्रासदी के मंजर में 10,000 लोगों की जान गई, लेकिन आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई है। और एक बार फिर से ऐसी ही स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं आरपी रतूड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमेंद्र बिष्ट जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही दीपक रावत जी हैं यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उदिता घिल्डियाल जी हैं समाज सेवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता से शुरुआत कर लेते हैं आरपी रतूड़ी जी, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, क्योंकि ये पता है कि
जब बारिश हो रही है और ये राहत भरी बारिश से कब आफत में तब्दील हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं उत्तराखंड की। बावजूद इसके पहले से सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए, और अगर किए गए तो ऐसी स्थितियां बनती हुई क्यों नजर आ रही हैं? देखिए सोनी जी, उत्तराखंड में निश्चित तौर पर आपदा का रिश्ता बहुत पुराना है, लंबा है। और आपदा के लिए सरकार निश्चित तौर पर हर समय सजग और तैयार रहती है। इसी के लिए आपने देखा होगा जगह जगह पर हमारी एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात रहती है, हमारी पीडब्ल्यूडी की टीमें तैयार रहती, स्वास्थ्य विभाग की। लेकिन ये कहाँ पर आपदा आएगी, कहाँ बादल फटेगा, कहाँ लैंडस्लाइडिंग होगा, ये पहले से कोई आकलन नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा मुश्किल विषय है। सरकार किसी की भी हो, ये चाहे किसी पार्टी की हो, कहाँ पर जमीन कब धंस जाए, कहाँ पर कब बादल पहाड़ में फट जाए, कहाँ पर ठीक है, हो जाए। चलिए, आपका ये इसका मानना आकलन है पहले कि से कोई- प्राकृतिक आपदा है, कभी भी कहीं भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसका आकलन या इसका तोड़ या इसे चिन्हित कर पाना सरकार के बस की बात नहीं है। हमारे साथ अमेंद्र बिष्ट जी भी हैं। जी जी जी, अमेंद्र बिष्ट जी भी हैं। अमेंद्र बिष्ट जी, आपकी भी प्रतिक्रिया, और जो कह रहे हैं आरपी रतूड़ी जी, इस बात से कितना इत्तेफाक? उनकी इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि आपदा कहीं भी कब आ जाए इस बात का तो किसी को अंदाजा नहीं होता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में आपदाओं का एक इतिहास रहा है, और बिल्कुल, जब से प्रदेश बना है और प्रदेश बनने से पहले भी इस पहाड़ी इलाके में आपदाएं लगातार आती रही हैं। एक बड़ी आपदा का अगर उल्लेख करें, जिसका जिक्र अभी आपने किया, 2013 की आपदा का। अब ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को कि 2013 की आपदा के बाद कुछ सबक हमको सीखने चाहिए थे। क्या हमने वो सबक सीखे? मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि मान लिया जाए 2013 की जो आपदा आई, उसके बाद अगर इस बार वही आपदा, वही स्थितियां, वही परिस्थितियां अगर बन रही हैं, तो फिर क्या ये है कोई मतलब कोई सूचनाएं, कोई निर्देश यात्रियों को इस तरीके के दिए गए थे या दिए जाते हैं कि अगर इस तरीके की कोई आपदा आए तो उनको अपना बचाव कैसे करना है? भाई अलग अलग रास्तों से जब वो आते हैं जंगलों से निकल करके, तो फिर ये उनको जानकारी होनी चाहिए थी। तो क्या उसके बाद मैं कह रहा हूं कि 13 के बाद जो भी सरकार आई, कोई यात्रियों को कोई ऐसी हैंडबुक दी गई जिसमें ऐसी कोई जानकारी हो? एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब सोनप्रयाग की बात ले लीजिए। सोनप्रयाग में बहुत सारे वाहन, दोपहिया वाहन खासकर, जो जिनमें कांवड़िए गए थे, वो आज भी खड़े हैं, जबकि 3-4 दिन हो गए आपदा को आए हुए। आज भी खड़े हैं, उनको कोई पूछने के लिए आया नहीं। तो क्या सरकार जानना चाह रही है? क्या सरकार ने जानने की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं जिनके वाहन यहाँ पर खड़े हैं? तो ये ठीक कह रहे हैं कि आपदा का पता नहीं होता, लेकिन कम से कम हमको ये अंदाजा तो रहना चाहिए कि आपदा यदि कहीं पर आ गई तो हमारी क्या तैयारियां होंगी, और उसके आधार पर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अभी की जो सरकार है, उनके पास न तो तैयारियों का कोई ऐसा रोड मैप है, ना उनके दिमाग में कोई ऐसी बात है, ना ही उन्होंने ये सोचा था कि इस तरीके की आपदा भी आ सकती है। अब मुख्यमंत्री जाएं, हेलीकॉप्टर से जाएं और तुरंत वापस आ जाएं, तो उससे समाधान नहीं होगा। इनके प्रभारी मंत्री गायब है, इनके वहां के स्थानीय नेता गायब है। तो प्रशासन के तौर पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अलावा वहां कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार के जो आपदा से निपटने की जो गंभीरता है, उसमें कमी है। बिल्कुल, ये कमी देखा जाए। चलिए, इस बात का आरपी रतूड़ी जी जवाब दे दीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। दीपक रावत जी करो करेंगे जी। आरपी रतूड़ी, देखिए सोनी जी, अमेंद्र जी बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको नहीं दिखाई दिया कि अभी 2 दिन पहले जो केदारनाथ में ये आपदा आई थी,
हमारी सरकार ने लगभग 6,000 लोगों को रेस्क्यू कर दिया। अगर व्यवस्था ठीक न होती तो हमने कैसे उनको रेस्क्यू कर दिया? अगर हम तैयार न होते, जिम्मेदारी है सरकार की। आरपी रतूड़ी जी, ये कोई नया काम थोड़ी ना है या नई बात थोड़ी ना है। सत्ता में जो होगा, अगर ऐसा कोई भूस्खलन हुआ, आपदा आई, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षित ऐसी टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें गठित की जाएं और सुरक्षित निकालना जिम्मेदारी होती है। अरे भाई, तो आरोप न लगाने, मैं ये तो कह रहा हूँ कि नहीं, तकनीकी क्षमता पहले से बढ़ी है, सरकारें सक्षम हैं और आपदा कहां कब कैसे आती है आकलन नहीं कर सकते, लेकिन जब आपदा से कैसे निपटा जाए उसकी पहले से क्या कुछ तैयारियां की गई जो कि होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ना होती, ये 6,000 लोग कैसे रेस्क्यू होते? ये तैयारी पहले से थी वहां पर कि हमारी टीमें थी, हेलीकॉप्टर तैयार था, लोगों को वहां से निकाल के लाए हैं। अरे इसके लिए धन्यवाद तो करें, उसकी तारीफ करें। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ है कि आपने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भारतीय जनता पार्टी ने वहां मुस्तैद की और वो अपनी जिम्मेदारी से वो जवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन और भी कई पहलू इसमें छूट जाते हैं। हमारे साथ दीपक रावत जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जी, आपकी प्रतिक्रिया, इसके बाद उदित जी का रुख करेंगे। सोनी जी, भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछ लीजिए कि आपदा आने से पहले क्या इनकी तैयारियों में चुनूक हेलीकॉप्टर था? बिल्कुल क्या था। क्या कौन से प्रोडक्ट, आपने कौन सी ऐसी, आप बताइए ना, कहाँ था? क्या भाई, जब आपदा आती है उसके के बाद व्यवस्थाएं आती है ना, उसके बाद की व्यवस्था है, खड़ा रखेंगे वहां पर चिन्ह। नहीं, आप वो तैयार था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप पहले सुन लीजिए, इस तरह के आप पहले सुन लीजिए। चलिए रतूड़ी जी जवाब दीजिएगा, बात पूरी हो जाए पहले। जिसका अर्थ न हो, केवल राजनीति करने के लिए। अरे प्रदेश में आपकी जिम्मेदारी क्या है? अरे आप इसी प्रदेश के आपने कोई योगदान किया? रतूड़ी जी सब्र रखिए, बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, तैयारियों में क्या होता है, जब भी अरे पहले सुन लीजिए, सत्ता में आप बैठे हुए हैं, सुनने का दम रखिए। ठीक है सत्ता में दीपक जी बात पूरी कीजिए। अरे सुन रहे हैं तभी तो बता रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। फिर मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है सोनी जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो तैयारियों की बात कर रहे हैं, मैंने चुनूक हेलीकॉप्टर की बात क्यों करी, मैंने M17 रैप्टर की बात क्यों करी? तैयारियों पूर्व में अगर मुख्यमंत्री द्वारा जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, सरकार द्वारा अगर ये घोषित किया जाता कि हम पूर्ण तैयार कर रखे हैं, जितने भी किसी भी व्यवस्था, अगर बुरी से बुरी व्यवस्था में हमने ये सारी व्यवस्था कर रखी है। आज जो ये बात कर रहे हैं, जब व्यवस्था जब चरमरा गई तब आपने बुलाया है। ये तो आप क्या कोई भी बुला लेता, ये भारतीय जनता पार्टी का जिसकी सरकार होती है वो कर देता। आपने आपदा आने से पहले क्या तैयारी करी थी? और दूसरा प्रश्न ये है सोनी जी कि आपदा कोई नई चीज नहीं इस प्रदेश के लिए, लेकिन आप मुझे बताइए कौन सी आपदा नीति कौन सी बना रखी है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार दूसरी बार शासन कर रही है? विस्थापितों का पुनर्वास करने का, मुआवजे देने की कौन सी नीति है, आप मुझे बताइए। मुआवजे के उसमें तो जो उत्तरकाशी में आया था, जो केदारनाथ में अभी आया, जो टिहरी में बूढ़ा केदार में आया, वहां के लोग तो ये कह रहे थे कि हमें डर लग रहा है कि अगर हम अपने मकान छोड़ के चले जाएंगे, और जो सरकार हमें मुआवजा देना चाह रही है उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्या ये बात झूठ है? समाचार पत्रों के माध्यम से और मुख्य चैनलों के माध्यम से पूरे प्रदेश में बात करी, तो सरकार की नीति क्या है? हम कह रहे हैं चलिए, हमें पता ठीक है दीपक जी, इस बात का जवाब ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। दीपक जी इस बात का जवाब ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। रतूड़ी जी, आपदा नीति क्या है? आपदा से पहले क्या कुछ इंतजाम किए गए? व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन आपदा आने के बाद। दीपक जी का ये सवाल जी। सोनी जी, व्यवस्था पहले से तैयार रहती, लेकिन पहले ही उड़ना शुरू कर देंगे। अरे खड़ा है भाई, पहले दौड़ लेगा क्या? पहले उड़ लेगा जब कोई दिक्कतें होगी। कमाल है यार, सुन लो भाई, पहले से उड़ना शुरू कर देगा वो। जब आएगी तभी तो उड़ेगा।
जब आप ये कहते हैं कि हमने पूर्ण व्यवस्था कर रखी थी, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि हमने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है। ठीक है दीपक जी बात पूरी हो गई है, जब आप सुन लीजिएगा। यहाँ पर आकर आप कह रहे हैं कि एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, तो सबको पता है कि यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ है। किसको नहीं पता है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ किसने का? अरे भाई इसी का हिस्सा है, बहुत बोल दी है भैया। दीपक जी सुन लो, ये पहले से तैयारी थी, एयरफोर्स के साथ हमारा पहले से समझौता कि कोई ऐसी आती तत्काल वो हमको सेवा देंगे। ये हमारी सारे सिस्टम, और जो अभी आपने कहा कि मानक क्या तैयार है, ये पहले से है। जरा आकर के देख ले कि मकान अगर पूरा गिरेगा तो हम कितना मुआवजा होगा, जमीन अगर गिरेगी, जमीन बहेगी, कितना मुआवजा होगा, ये सब पहले से है। और आप तो दोनों सरकारों के हिस्सा रहे महाराज, आपको जानकारी नहीं है तो बड़ा दुर्भाग्य है। फिर तो आप किस पार्टी के लोग हैं, कैसे लोग हैं जब आपको जानकारी? आपको एक और जानकारी दे दूं, 2 दिन पहले कि बूढ़े के दोनों सरकारों की, अरे पहले पार्टियों की सरकार, अरे पहले सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अरे पहले मैं एक सवाल देख लीजिए, भी है। चलिए ठीक है। 2 दिन पहले बूढ़े केदार में भूस्खलन हुआ था, माँ और बेटी दोनों मरे थे। आप उनका मुआवजा देखिए, और 2 दिन बाद केरल में भूस्खलन हुआ, केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा उनका मुआवजा देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ये विरोधाभास कैसे हो सकता है? हर राज्य की अपनी अपनी होगी व्यवस्था। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, ये विरोधाभास कैसे हो सकता है? अरे भाई सेंटर की एक जैसी होती है, प्रदेश की अलग अलग। ठीक है दीपक जी। और यहाँ के मुआवजा कुछ और केरल से अपने आप, केरल कहाँ जा रहे हो? उत्तराखंड में रहो। सेंटर में तो सेंटर का जो मुआवजा आया है, सरकार में रहे, आपने क्या योगदान किया? चलिए यूकेडी की भी सहभागिता का जिक्र करेंगे और सुझाव का भी। आगे बढ़ लेते हैं, उदित घिल्डियाल जी का रुख कर लेते हैं। सरकार में थे तब तय क्या करा था? केंद्र सरकार केरल को कुछ और मुआवजा देगी और उत्तराखंड के यहाँ भी वही देगी। केंद्र का एक ही मापदंड होगा, वहाँ भी मिलेगा तो यहाँ भी मिलेगा। आप मुआवजे देने के, मुआवजे की राशि की बात कर रहा हूँ मैं आपकी। अरे भाई मुआवजा राशि केंद्र के द्वारा जो चलिए मापदंड एक ही होगा। दीपक जी यही जवाब है रतूड़ी जी का, मापदंड एक ही होगा। ठीक है दीपक जी आप क्या जानकारी? समाज सेवी का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ उदित घिल्डियाल जी भी जुड़े हुए हैं। बेहतर तरीके से सरकार की जो तैयारियां हैं मुझे लगता है उससे मुखातिब होंगे। उदित घिल्डियाल जी, ये जो आपदाएं सामने आ रही हैं और जब एक आपदा कोई आती है उसके बाद कितनी तैयारी सरकार की आप धरातल पर देख पा रहे हैं, जिस तरीके से दावे कर रहे हैं रतूड़ी जी? सोनी जी देखिए, मैं बाद में तो सभी कुछ करते हैं, लेकिन हर किसी सरकार की तैयारी रहती है, वो अच्छी बात है। और हमारे यहाँ तो क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सीधी नजर है तो ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि 2013 में वो छोटी आपदा नहीं थी, उसने बहुत पूरे प्रदेश को नहीं देश को हिला के रखा। हर राज्य से कोई ना कोई गमी हुई। 2013 में आनंद शर्मा वेदर के इंचार्ज थे, मौसम विभाग के इंचार्ज थे, और उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि बहुत रेड अलर्ट टाइप का था कि बहुत जबरदस्त बारिश होने वाला है और यात्रा को रोक देना चाहिए। अधिकारियों ने या जो भी कारण रहा होगा वो यात्रा नहीं रुकी। नतीजा क्या हुआ? कुछ हजार लोग गए। मेरा कहना यह, इस वाली आपदा में भी वार्निंग दी गई थी, वार्निंग दी जा रही है। हम ये कह रहे हैं 2-4 हजार लोगों को रोकने से क्या धाम में कोई कमी आ जाएगी? क्या किसी के इनकम में कमी आ जाएगी? कि वो जिंदगी जरूरी है। बिल्कुल, ये किसी भी सरकार के लिए वर्तमान नहीं है, हरदम 2013 ने सिखाया कि बिल्कुल। और 2013 में त्रासदी आने के बाद शायद वो पहली बार था जब केदारनाथ धाम में पूजा नहीं हुई थी, रोकी गई थी। नहीं हुई थी वो तो 2 महीने नहीं हुई, वो तो 2 महीने नहीं हुई। लेकिन मेरा कहना यह है कि वहां तो पूजा हो ही रही है, धाम में तो कुछ हुआ ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब रास्ते के लिए वार्निंग है और रेड की है, ऑरेंज से ऊपर की वार्निंग है और प्रिसाइज वार्निंग है कि इस जगहों में, इन जगहों में रहेगा, तो 2 दिन अगर यात्रा रोक दी जाए, ये भविष्य के लिए भी है किसी सरकार के लिए। अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा, यात्री आते रहेंगे, कांवड़ आते रहेंगे। लेकिन आस्था अपनी जगह है,
उन दुकानदारों की इनकम भी जरूरी है, लेकिन ये जो जिंदगी और मौत का खेल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग पोस्ट में जा रहे हैं कि रेस्क्यू कौन नहीं कर रहा, सब अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ ठीक है, निकाला जा रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, पुलिस के लोग प्रशासन सब मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं गए होते तो प्रशासन को इतनी कवायद नहीं करनी पड़ती, सफाइयां नहीं देनी पड़ती टेलीविजन चैनल्स में कहीं भी। वेदर डिपार्टमेंट की ओर से भी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि गलत कैलकुलेशंस हो रही है। उन्होंने कह दिया पिथौरागढ़ में है, रुद्रप्रयाग में है, यहाँ है, तो फिर डॉपलर काहे के लिए लगाए? अगर प्रिसाइज नहीं हम बता पा रहे, देहरादून में स्कूल बंद हो जा रहे हैं, शाम को बारिश हो रही है, दिन भर बारिश नहीं हुई है, स्कूल 5 दिन बंद हो गए, ऐसे कर करके। जब जुलाई अगस्त में आपदा आती है तो प्रदेश सरकार एक नई नीति क्यों नहीं बनाती कि स्कूल जुलाई अगस्त में बंद होंगे? भाई मई जून में क्यों बंद होंगे? वो तो नीचे लू चलती है, मैदानी क्षेत्रों में चलती है, पहाड़ की आपदा तो जुलाई अगस्त की है। इसमें देखिए ये सुझाव हमारे लगातार हम दे रहे हैं सरकार को कि जुलाई अगस्त में स्कूल को बंद रखिए, आप आपदाओं से बच्चे नहीं, मतलब डर रहता माँ बाप के कि कभी कहीं बादल फट गया, कहीं स्कूल में बैठे क्या हो गया, रास्ते बंद होकर नहीं आ पा रहे। तैयारियां मैंने पिछली बार भी डिबेट में कहा था, डॉपलर ये जो 2 लगे हैं, ये हाई एल्टीट्यूड डॉपलर लगे हैं, इनसे हम प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। हमारे को वैली वाइज डॉपलर्स चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर मुख्यमंत्री जी युवा हैं, अगर वो एक बार प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे या गृह मंत्री से बात करेंगे तो कुमाऊं और गढ़वाल के लिए 10-10 डॉपलर बहुत छोटा है, बहुत छोटी सी है। इतनी बड़ी जान, इतना कुछ बवाल मचा हुआ है, यहां पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया। अमेरिका में टोर्नेडो आते हैं टेक्सास में, एक जमाने में 200-200 लोग मरते थे, जब उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा तो आज एक भी नहीं मरता। जब तक कि कोई सतह नहीं जाना चाहता उस टोर्नेडो के अंदर, इतनी प्रिसाइज होती है कि कितनी चौड़ाई में आएगा, कितनी गति होगी, उसमें समय लगा। लेकिन टेक्नोलॉजी, आज ये टेक्नोलॉजी सब जगह उपलब्ध है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे राज्य के लिए, हिमाचल जैसे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपदा अकेली मतलब हम लोग के लिए ये केवल डिस्कस करना कि चिनूक आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सी है, हम कोशिश करें कि हम उसका पहले से ना ये हादसा हो, उसके ऊपर हमारे अधिकारियों को काफी डिस्कशंस करने चाहिए, बैठक लेनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है शायद ये भूस्खलन और जो अभी हालात बने हुए हैं, शायद इसमें अगर तकनीकी दक्षता इतनी स्ट्रांग होती तो शायद ऐसे हालात ना बनते, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी या इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं समझी। इसी के साथ वापसी करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं दैवीय आपदा को लेकर। देवभूमि में इस वक्त जो मंजर नजर आ रहा है, हालांकि रेस्क्यू लगातार जारी है, जो टीमें हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, और अब तक देखा जाए तो इस हादसे में, त्रासदी में 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आरपी रतूड़ी जी का रुख करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी रतूड़ी जी, अभी उदित घड़ियाल जी की बात आप सुन रहे होंगे, और इसके साथ साथ क्या अब कोई ऐसा निर्देश, क्योंकि अभी तक तो जारी नहीं किया गया है कि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, चार धाम यात्रा भी, और ऐसे में ये त्रासदी जैसा मंजर भी नजर आ रहा है, तो क्या इसे रोकने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाएगा? देखिए सोनी जी, घड़ियाल साहब का बहुत स्वागत योग्य जो सुझाव है, निश्चित तौर पर सरकार को, चाहे किसी की भी हो, उस पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए जो उनके सुझाव हैं।
ये डिबेट का ये तरीका कि अगर आप सुझाव दे रहे हैं, केवल मैं इसलिए बैठूं कि मुझे आरोप लगाना है। आरोप तो मैं कांग्रेस और भाजपा में जाऊं तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, वहां क्यों आई? केरल में सीपीएम की इंडी गठबंधन की है, तो वहां क्यों आई? वहां तो 260 लोग मर गए। सवाल उस बात की नहीं, जो गिल्डिया जी का सुझाव है, निश्चित तौर पर सरकार को उस सुझाव पर ध्यान देना चाहिए कि भाई जब ये हमारी बरसात ऋतु होती है उस पर छुट्टियों की बात करनी चाहिए। जो डॉपलर की बात है, निश्चित तौर पर सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो अधिक बढ़ाए। ये स्वागत योग्य बहस भी है और अच्छी भी है, ज्ञानवर्धक भी है। खाली आरोप लगाऊं? अरे भाई, जिनको जनता ने नकार दिया, जो प्रधान नहीं बन पा रहे, कहीं जिला पंचायत नहीं बन पा रहे, अमित शाह जी ने नहीं बन पा रहे, अमित शाह जी ने संसद में केरल की सरकार के ऊपर आरोप लगा रखे हैं। वो क्या था? उनका अमित शाह जी ने संसद में केरल की सरकार के ऊपर आरोप लगाए, वो राजनीति जिनका आप बताइए ना। जनता ने जिनको दीपक रावत जी, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में शामिल होना है आपको। दीपक रावत जी, राजेंद्र जी, उत्तराखंड की जवाब दीजिए ना। जनता के अमित शाह जी ने केरल सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि हमने वादा की, सरकार ने कुछ दीपक नहीं जी, किया। दीपक जी रुकिएगा जरा, आपकी बारी आए तो बोलिएगा। आपने ले रखी है। रतूड़ी जी, केवल मलाई चावल रतूड़ी जी, आपने कहा कि ये स्वागत योग्य सुझाव है और ज्ञानवर्धक है, तो महज इतना कह देने से अब ये आगे कैसे पहुंचेगा? या सरकार क्या यहां तक नहीं सोच पाई कि कैसे इन स्थितियों पर अंकुश पाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, कैसे ऐसी स्थिति से निपटा जा सकता है, बेहतर तरीके से कैसे आकलन किया जा सकता है? सोनी जी, जी, निश्चित तौर पर मैंने कहा नहीं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो घिल्डियाल साहब के सुझाव हैं इनको जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं, क्योंकि सरकार सदैव सजग रहती है, सतर्क रहती है और जान माल की हिफाजत के लिए सबसे पहले चिंतित रहती है। ये कैसे कम होगी इसको तो परमात्मा जानता है कि बादल कहाँ फटेगा, बारिश कहाँ ज्यादा होगी। इसका आंकलन तो भगवान शिव के पास है और बाबा केदारनाथ के पास है कि कहाँ बादल फटेगा, या कांग्रेस और यूकेडी के पास जो सरकार के वश में है भैया, उतना तो करना चाहिए ना रतूड़ी जी। ये कह देना कि भगवान प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ होगी तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थितियां बनेंगी। और यहाँ तो देखा जाए उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, और चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, हरिद्वार में भी स्थितियां ऐसी बनती हुई नजर आ रही हैं जहां पर कांवड़ यात्रा चल रही है इस वक्त। तो ये कह देना लेकिन सरकार जिस हद तक प्रयास करने चाहिए क्या उस हद तक कर रही है? सजग और सतर्कता दिखाई देनी चाहिए धरातल पर। अमेंद्र बिष्ट जी, अभी रतूड़ी जी कह रहे हैं कि भाई ये सुझाव धामी तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि तकनीकी जो दक्षता है वो शायद अभी भी दक्षता नहीं है, इसी वजह से ऐसी स्थितियां हैं। आपदा के बाद तो भाई ये जिम्मेदारी है सरकार की कि रेस्क्यू करना, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की मुस्तैदी और सुरक्षित लोगों को बाहर निकालना, लेकिन कैसे अंकुश लगेगा? और आपके पास अगर कोई बेहतर सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं बजाय सवाल उठाने के। देखिए सोनी जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होना चाहिए था वो लोक निर्माण विभाग से भी बड़ा विभाग जो है आपदा प्रबंधन विभाग होना चाहिए था, क्योंकि आपदा की इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं इस प्रदेश में घटती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि सरकार की तैयारियों को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि छोटे छोटे विभागों में भी अगर उन छोटे छोटे विभाग है उनके काम देखने के लिए भी सरकार ने मंत्री रखे हुए हैं, अलग से मंत्री रखे हुए हैं। अगर लोक निर्माण विभाग का काम देखना है तो उसके लिए एक मंत्रालय है, सतपाल महाराज जी उसको देखते हैं। अगर कोई छोटा दुग्ध विकास का भी कोई मंत्रालय है तो उसके लिए भी एक मंत्री रखे हुए हैं, वो उसको देखते हैं। और उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन जैसा जो बड़ा विभाग है वो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा हुआ है। वो
वो उसके लिए कोई किसी मंत्री को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब आप बताइए कि जो इतना महत्वपूर्ण विभाग है उसके लिए कोई अलग से मंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई अलग से कोई मंत्री होगा तभी तो उसकी उस हिसाब से उतनी मॉनिटरिंग हो पाएगी, उनके तैयारियों को लेकर के अच्छे से काम किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई आपदा प्रबंधन विभाग को जो है मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा हुआ है। अब आते हैं फिर तैयारियों को लेकर के, मतलब आप देखेंगे कि जून के महीने में अखबार के पन्ने जब आप पलटेंगे तो उनमें उनमें आपको कुछ दिखेंगे कि आपदा पर मानसून आने से पहले जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अब आज बैठक हो गई है। अब इस बार के जो आप जून और 15 जुलाई तक के आप पन्ने पलटिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि आज जो है आपदा प्रबंधन विभाग के 12 कार्मिकों ने जो है इस्तीफा दे दिया। आज जो है आपदा प्रबंधन के 7 कार्मिकों ने इस्तीफा दे दिया। फिर लिखा हुआ है कि आज जो है आपदा प्रबंधन के सचिव ने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद किसी और को बनाया। फिर एक दिन खबर आ रही है कि आपदा प्रबंधन सचिव को बदल दिया गया। तो अब आप बताइए कि ये कोई तैयारियां हैं? जो जिस विभाग को तैयारियां करना है उस विभाग ने तो अपने आप को अलग कर लिया तैयारियों से। अब बात आई कि चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 की बात आई। मैंने सूचना के अधिकार में 3 महीने पहले आपदा प्रबंधन को लेकर के पूछा कि आपके पास क्या क्या उपकरण होने चाहिए और आपके पास इनमें से क्या क्या है। आपको हैरानी की बात होगी कि उनके पास जो बेसिक मतलब कुछ उनको रस्सियां चाहिए होती है, जो वो रस्सियां तक जो है सरकार ने उनको उपलब्ध नहीं कराई हैं। तो ये कह देना कि हमारी बहुत तैयारियां हैं, ये तब जागते हैं जब कहीं आपदा आ जाती है। मैं कह तो रहा हूं कि केदारनाथ की घाटी में जो आज की स्थिति है, देहरादून में बैठ करके हम लोगों को टीवी पर बात करना ये अलग विषय है। लेकिन असली बात ये है कि जितने भी कांवड़िए शिव जी को जल चढ़ाने के लिए केदारनाथ गए थे, वो 4 दिन से उनकी जो बाइक है वो सोनप्रयाग में खड़ी है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर 4 दिन से गायब है तो कौन बताएगा? अब मुझे बताइए कि आपदा में जो मौतों का आंकड़ा आ रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यही आंकड़ा हो जो सरकार बता रही हो। लेकिन इतने लोग अगर गायब हैं तो गायब का आंकड़ा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? भाई इनके पास तो रजिस्ट्रेशन है ना। यात्रा में कोई जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको पता होता है कितने लोग किस दिन कहां थे, कितने लोग मंदिर गए, कितने लोग सोनप्रयाग में रुके, कितने लोग अगस्त मुनि में रुके, कितने रुद्रप्रयाग में रुके। तो अगर आपके पास आंकड़ा है तो आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इतने लोग जो है अभी रेस्क्यू नहीं किए गए? आप बता रहे हैं, आप ही ने कहा कि 6,000 लोग रेस्क्यू अगर कर लिए गए हैं, तो गए कितने? रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कितने लोग गए थे वो बताइए। जब वो आंकड़ा आप बताएंगे तो पता चलेगा कि असलियत क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी की भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार होती तो हम दूध के धुले होते। सरकार किसी भी की भी हो, लेकिन उत्तराखंड में जो आपदाओं की स्थिति है उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उसको मुख्यमंत्री जी अपने 20 विभागों के साथ अपने पास रख ले और ये सोच ले कि इसके बजट पर मैं ही कुंडली मार के रखूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। उत्तराखंड आपदाओं का प्रदेश है और इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं इस राज्य में आई है और राष्ट्रव्यापी नुकसान हुआ है 2013 की आपदा में। उसके बावजूद भी अगर हम ईमानदारी से सबक लेने को तैयार नहीं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चले दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक रावत जी, क्योंकि जो बातें हमेंद्र बिष्ट जी कह रहे थे, देखा जाए तो आपदा प्रबंधन में किसी मंत्री की नियुक्ति ना होना, यानी कि आपदा प्रबंधन खुद स्ट्रांग नहीं है तो स्थितियां जो हैं कैसे बेहतर होंगी, कैसे आप सोच सकते हैं कि भाई बहुत बेहतर तरीके से काम होगा। साथ ही जो बजट मुहैया कराया जाता है इसके तहत आपदा कोई आती है, क्या उसका यूटिलाइज उस तरीके से हो रहा है? सोनी जी, जब मैंने चुनाव की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भड़क गए। अब अमरिंदर जी ने बोला, जब उन्होंने ITI में मांगा तो उनको पता चला कि कुछ है ही नहीं। विषय क्या है? जब ये माना जाएगा कि आपदा एक समस्या है और इसके लिए एक अलग विभाग, एक अलग मंत्री की आवश्यकता है, तो फिर वो पूरा विभाग अपने लिए पूरे की पूरी व्यवस्था करेगा। नहीं मतलब सूबे के मुखिया इन स्थितियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर एक मंत्री की नियुक्ति हो जाएगी तो वो मंत्री संभाल लेगा। और चीज देखिए, आपने शुरू में बोला कि सब जगह प्रधान वो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, कोई और मंत्री जा ही नहीं रहा है।
तो इससे क्या लग रहा है कि अगर ये क्या सारे मंत्री ने अपने आप को अलग कर लिया है क्योंकि ये विभाग मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, तो हम तो कोई इसमें टिप्पणी नहीं करने वाले, जो करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे या प्रशासन करेगा। यही तो हम कह रहे हैं, अगर एक जिम्मेदार किसी को ये जिम्मेदारी दी जाती तो मुख्यमंत्री के साथ साथ वो स्वयं मंत्री भी जिम्मेदार होते और एक पूरी टीम हम मान के चलते कि सही होता, लेकिन सुनने को कहाँ राजी है सत्ता पक्ष। अब आप बताइए, राजनीति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं यूकेडी बात कर रही है इस चीज की, ये कहां पर क्या होता है। मैंने आपको बताया, स्वयं अमित शाह जी ने केरल सरकार पे आरोप लगा रखा है संसद में कि हमने 24-23 तारीख को वार्निंग जारी करी, 24 को करी, 25 को 26 को करी, उसके बाद वहां की सरकार ने क्या किया। अब हम ये बात कह रहे हैं कि मौसम विभाग ने इतनी जानकारी वार्निंग राज्य सरकार को दी और ये सारे आपदा उसकी जिम्मेदारी ये लेने से बच रहे हैं। मतलब हमसे सवाल मत पूछो और इनके गृह मंत्री राज्य सरकारों से सवाल पूछेंगे। ये क्या दोहरा मापदंड कैसे हो जाएगा, ये दोहरा चरित्र दोहरा मापदंड कैसे होगा, सोनी जी आप मुझे बताइए। मतलब हम सवाल नहीं पूछेंगे इनसे और इनके गृह मंत्री संसद में बैठकर राज्य सरकार से सवाल पूछेंगे कि हमने तो चेतावनी जारी करी थी, राज्य सरकार चुप बैठी रही, उसने कुछ नहीं किया, इसलिए वायनाड में ऐसी घटना घटी। ये क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बयानीबाज कर रहा हूँ? रतुड़ी जी, ये दोहरा मापदंड क्यों भाई? ऐतराज है विपक्ष को इस बात से, दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि सवाल तो वही विपक्ष आपसे भी पूछेगा ना। और यहाँ पर आके हमें कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, जिनका प्रधानी है। अरे प्रधानी का प्रधानी, अगर हम प्रधानी है तो क्या इस प्रदेश के रहने वाले नहीं है क्या? आपसे पूर्ण राजनीति पर डाले हम। 1980 में आपका जन्म हुआ है, 1979 की यूकेडी बनी हुई है, आपको क्या होना चाहिए इस बात का? और आप हमसे पूछ रहे, सवाल पूछ रहे कि आप सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? अरे आप अपनी हताशा को हम पे मत निकालिए, जो कार्रवाई करनी है जो उसमें करिए, जो योजनाएं बनानी, जो नीति बनानी है उसमें करिए। वाह भाई वाह। रतुड़ी जी जी सोनी जी, अब उन पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ। जो जनता लोकतंत्र की परिभाषा नहीं समझते कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है कि जनप्रतिनिधि अगर है तो जनता अदालत में आए। जनता द्वारा ठुकराए गए लोग जब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो बड़ी निराशा और हताशा तो अपने आप लगती है इनको। ये हम पे हताशा की बात कर रहे हैं। में आपको ठुकरा दिया, अरे भाई ठुकरा दिया, हम अयोध्या और ठुकरा दिया और तीसरी बार हम ठीक है दीपक जी सुन लीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, यूकेडी नहीं बना। छोड़ दिया। अरे यूकेडी नहीं बनी कहीं पर। एक मैंने कहा नहीं, अरे भाई आप जनता द्वारा ठुकराए हुए लोग हैं यार, क्यों इतने उछल रहे हो? स्वीकार किया ना, क्यों उछल रहे हो? स्वीकार कर लिया। अरे हमें स्वीकार है, अयोध्या में हम जीते हैं। कहाँ जीते हैं? भाई हम अयोध्या जीते, हमने 500 साल, अरे 500 वर्ष पुरानी इंतजार को पूरा किया है। भगवान राम दीपक जी हम जीते हैं वहाँ, तो यही हाल होगा। अरे भैया वो तुम चंदा भी तो ले लो, तुम्हें चंदा भी दे कौन रहा है? प्रधानी अपना और चंदे का माल अपना, यही हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का। वो कहे हैं जिन्हें 5 पैसा नहीं दे रहा कोई, जरा अपना बताओ ना कि आपको तो कोई दे रहा। दे रहे ना 8,000। ये फिजूल की बातें हैं दीपक जी। रतुड़ी जी जो दीपक जी ने सवाल उठाए थे, अगर उसका जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, उदित घड़ियाल जी का रुख करेंगे। उनका जवाब मैं कह रहा हूँ ना, जवाब तो तब दूं जब वो उनकी इस लायक वो जनता में पहले हैसियत बना दें अपनी। आप कहाँ यूकेडी की हैसियत में जा रहे हैं? दीपक जी ने जो बात कही कि भाई दोहरा मापदंड क्यों, कि संसद में गृह मंत्री सवाल उठाते हैं और फिर यहाँ पर जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप अलग थलग बात करते हैं। इस दोहरे मापदंड को लेकर जवाब। बिल्ली मत बनिए। ठीक है दीपक जी, बात खत्म हो गई ना। खिसियाए बिल्ली खम्मा नोचे, बिल्ली मत बनिए। भरोसा कर दिया, बिल्ली मत बनिए, खम्मा मत नोचे, सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है दीपक जी सुनिए तो। क्योंकि जब आप जनता द्वारा ठुकराए हुए लोग हैं, आपका जवाब नहीं। मैं इनका अमरिंदर जी का और घिल्डियाल जी का, जो कहीं जनप्रतिनिधि जिनको स्वीकार्य होता है
जिनको जनता ने ठुकरा डर दिया, लग गया? गांव प्रधान डर लग रहा है स्वीकार क्या? नहीं करता। अगर मैंने आप तो वास्तविकता क्या, बता दी आपकी। अरे आप है ही कोई इस लायक। मुझे ऐसा लग रहा है दीपक जी आपका जोश देखकर कि आगे मतलब अभी केदारनाथ उपचुनाव होने हैं तो उसमें कोई तैयारी आपकी भी है क्या? अरे आपका महत्व तो नहीं है ना उस लायक। अरे मैं आपको तो मैं तो उसमें श्री के वहां दरबार में नहीं रहा। चलिए घेरडियाल जी का रुख कर लेते हैं। उदित जी आपदा प्रबंधन नीति या इस विभाग को खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है और आपदा प्रबंधन में जिस तरीके की अलग थलग वाली चीजें निकलकर सामने आती हैं यानी कि मजबूती उस तरीके की नहीं देखने को मिलती, या फिर आपदा प्रबंधन में जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई सूबे के मुखिया की जिम्मेदारी है और एक व्यक्ति वो जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहा है या फिर कुछ और कमी देख पा रहे हैं। कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? हिम्मत है तो। घेरडियाल जी, दीपक जी, रतूड़ी जी, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। घेरडियाल जी से मेरा सवाल है, घेरडियाल जी से सवाल है मेरा। जी सोनी जी, देखिए मेरा एक हमारा सजेशन है और हर बार रहा है 2013 ही नहीं 2010 के बाद से हमने मेरा शुरू करा था कि आपदा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। आपदा केवल हमारे यहाँ बरसात की नहीं है, आपदा हमारे यहाँ जंगल की आग है, आपदा हमारे यहाँ बर्फ जब होती है तब आपदा है। तो आपका सारा साल ये पहाड़ है और इसमें ये हिमालय है, इसमें आपदाएं बढ़ेंगी, ये कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें बहुत बड़ी मार हिमालय पे पड़ेगी, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके और हमारे यहाँ तक। आप अरुणाचल में देख लिए कितनी बड़ी मार पड़ी है, नॉर्थ ईस्ट में इस बार बहुत बड़ी मार पड़ी है जो पहले कभी नहीं दिखती थी। तीस्ता ने बहुत बुरा हाल करा वहां पर। मेरा कहना यह है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा। आप भले उसमें आप सचिव को और अपर सचिव रखें, लेकिन उसके बाद सारे के सारे टेक्निकल लोग होने चाहिए, असेसमेंट से लेके जो सारे साल एसेस करते रहे। देखिए वेदर डिपार्टमेंट अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया, लेकिन उनकी मिस कैलकुलेशन हो रही है कहीं ना कहीं इस बार। बिल्कुल पिछले कुछ महीनों में एक बूंद पानी नहीं पड़ा। हम लोग जब पहाड़ पे ट्रेवल कर रहे थे, लगातार मैं रहता हूं पहाड़ों में, मैंने आपस में सबसे कहा, कुछ हमारे अधिकारी लोग भी तो उनसे कहा, मैंने कहा इस बार बहुत बुरा होने वाला। कहले क्यों? मैंने कहा मिट्टी एकदम सूख गई है, जैसे ही पानी की बूंद पड़ेगी वो सीधा नीचे आएगी और यात्रा शुरू होने वाली है, कहीं यात्रा पे असर ना पड़े। देखिए ये आप सब जानते हैं, रतूड़ी जी जानते हैं, बिज जी, सबको पता है, सब लोग पहाड़ के हैं, सब ट्रैवल कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस पे काम कब होगा। देखिए युवा मुख्यमंत्री है, एनर्जी है उस मुख्यमंत्री के पास इस समय वर्तमान में, प्रधानमंत्री पूरी मदद करना चाहते हैं, तो दिक्कत कहां हो रही है? हमारे अधिकारियों को बिठा के एक बार टाइट करना पड़ेगा। देखिए हर अधिकारी को पहाड़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पहाड़ी लोगों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम लोग सब चीख चीख के कह रहे हैं पलायन पलायन पलायन, और अगर ऐसे ही मार आती रही, ऐसे ही गांव बहते रहे, ऐसे ही पुलिया टूटती रही, कोई अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा। मैंने आपको पहले कहा जुलाई और अगस्त कंप्लीट स्कूल बंद हो जाने चाहिए उत्तराखंड में, संपूर्ण पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी क्या, पूरे उत्तराखंड में आप सिस्टम करिए। पंजाब में है, हिमाचल में है, पंजाब में जुलाई अगस्त में छुट्टी होती है, उसके कारण है उनके जो भी उन्होंने अपना सिस्टम को वैसे ही बना लिया है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना पड़ेगा अविलंब। मैंने फिर बोला सारे साल तीनों उसमें, सर्दी में, बरसात में और घर पे इसमें आग के समय, तीनों में आपदा प्रबंधन चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आग को बुझा सके। पुलिस किस किस जगह पे जाएगी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ किस किस जगह पे जाएगा। हमारे पास इतनी सारी एक्स आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनको जोड़ करके, युवाओं को जोड़ करके एक नया मौका दीजिए ना। ये तो एक नया हर जगह है, अमेरिका में है, कनाडा में है, यूके, सब जगह है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब एक पैरेलल खड़ा करिए ना, और मेरे हिसाब से भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी फंड देने में। बिल्कुल, और फंड की डिमांड जरूरत पड़ने पर की ही जाती है केंद्र सरकार से। ये बात भी निकल कर सामने आती है रतूड़ी जी, लेकिन अभी भी तकनीकी तौर पर इतना सक्षम नहीं है। और आखिर क्यों नहीं है, इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है?
क्यों मजबूती नहीं है इतनी? अधिकारी क्यों अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे हैं? देखिए सोनी जी, निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग को संभाल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो कितने संवेदनशील है। लोग ये कह रहे हैं कि साहब मंत्री होना, अरे हमारे मुख्यमंत्री स्वयं संभाल रहे हैं और स्वयं इतने संवेदनशील है कि अगर कहीं पर भी वो बार बार आपदा प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लेते हैं, उसकी मीटिंग करते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, और कहीं पर जरा से भी कोई घटना घटती है तो स्वयं पहुंच जाते हैं। और हमारे मंत्रीगण भी आपने देखा होगा, पहुंच जाने के बाद दूसरी घटना ना हो उसके लिए क्या इंतजाम कर लिए जाते हैं पहले से? जी, इंतजाम तो पहले से होने चाहिए ना रतूड़ी जी। इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम जी बखूबी निभा रहे हैं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी, और अभी किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन फिर भी तो एक के बाद एक ऐसी स्थितियां बन रही हैं। वहां पे जाना, मौका मुआयना करना, जायजा लेना, निर्देशित करना, ये एक अलग बात है। ये तो करना ही पड़ेगा सूबे के मुखिया को। आपदा प्रबंधन का जिला स्तरीय पर कमेटियां होती है पूरे हर जिले में, जिसमें जिलाधिकारी उस कमेटी का अध्यक्ष होता है। पूरे जनपदों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई पूरी समितियां होती है, उनके पास पूरी व्यवस्थाएं होती है, और सरकार उन पर नजर रखती है हर समय उनके लिए, जब जब भी कहीं पर, क्योंकि आपदा कहां पर, मैंने पहले भी कहा कि कब आएगी, कहां पर आएगी, ये पहले से कोई अगर बता दे, किसी के पास ज्ञान हो तब तो बात। अरे हमारी सरकार तत्काल तैयार रहती है। नदी का मोड़ कहां पर जाएगा, किस गांव की तरफ मुड़ जाएगा, कौन सी जमीन को खींच लेगा, ये पहले से कोई नहीं बता सकता है। पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला मैं भी हूँ। ऐसा है क्या, नदी भी कहीं बीच से मुड़ जाती है? ओवरफ्लो पानी होता है वो बात अलग है कि कई जो उसके सटे हुए इलाके होते हैं उसकी जद में आना तो सुना था, लेकिन नदी का मुड़ जाना नहीं सुना था। किसी को जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, ये कह देना काफी नहीं है। उदित जी, हमारी सरकार सतर्क है और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील है। ठीक है, दिखनी चाहिए धरातल पर संवेदनशीलता। अधिकारियों को भी थोड़ा सा वहां तक ले जाना चाहिए ताकि अधिकारी भी जान सकें कि जो रेस्क्यू जिनका हो रहा है या जो भूस्खलन में या ऐसी जगह फंसे हुए हैं तो उनके दिल से पूछिए क्या गुजर रही होगी। अधिकारियों को भी निर्देशित महज कर दिया जाता है। अब वो अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि बार बार इस बात पर भी सवाल उठता है कि भाई धामी की सुनते नहीं अधिकारी, ये जिम्मेदार अधिकारी नहीं सुनते। उदित जी, फाइनल कॉमेंट आपका। देखिए, अभी रतूड़ी जी ने जो कहा है मैं उससे उनके साथ एग्री नहीं करता हूं। टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त आ गई है कि जो डॉपलर का क्या काम है, डॉपलर बिल्कुल उस और कोई बात ही नहीं करना चाहता है ना उदित जी। नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, वो आधा घंटे पहले आपको बता देगा कि इस प्रिसाइज जगह पे इतनी बारिश होने वाली है, कृपया, मतलब वो वार्निंग देता है। तो आप वहां से अपना कुछ नहीं तो कोई सामान, पैसा कुछ भी रखा है, आभूषण रखे, कुछ लेके आप निकल लेंगे, मवेशियों को लेके निकल लेंगे, उसका दायरा बताता वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का। तो मेरा सुझाव है, देखिए ये हो सकता है। उदित जी, ये बात रतूड़ी जी को और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को लेकर अगर बजट की कमी है तो भाई केंद्र सरकार से डिमांड कीजिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से त्रासदी का एक बार फिर से जो मंजर दोहराता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर सरकार की संजीदगी और गंभीरता, संवेदनशीलता उतनी ही जरूरी है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी विदेशों में है तो विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिर यहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा है। बजट की कमी है तो उसके लिए केंद्र सरकार से मदद लेनी चाहिए ताकि इसका आकलन पहले से किया जा सके। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।